बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस दफा हमारे पास मौजूद हैं। और मैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान हसन हूँ, गेस्ट्रोंटोलॉजिस्ट हूँ, लीडिंग हॉस्पिटल बंद करो। एज एन एसोसिएट प्रोफेसर और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के हम मशहूर और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुल्क के एक नामी गिरामी बहुत बड़ा गेस्ट्रोंटोलॉजिस्ट हैं। मेरे उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं, बहुत सारे उनके सैकड़ों शागिर्द इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है तो अपने सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। और आप एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल और खिदमात हैं उस इलाके में और उस पूरे मुल्क के आवाम के लिए। साथ साथ हमारे पास पैनलिस्ट प्रोफेसर मुस्लिम अतीक साहब हैं। वो शिफा हॉस्पिटल में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं और हेड डिपार्टमेंट ऑफ गेस्ट्रोंटोलॉजी हैं शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद के। आप जो है तो अमेरिकन डिप्लोमेट हैं और इस वक्त बहुत अच्छी सर्विसेज इस्लामाबाद रीजन में और फेडरल रीजन में वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर साल हेपेटाइटिस से हजारों की तादाद में मरीज मरते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से और बहुत सारी चीजें। तो आज की इस मकसद भी ये है कि हम जो है तो अपने आवाम को और अपने तमाम टीम को जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो हमें लाइव देख रहे हैं, उनको इस हवाले से आगाह करें कि भाई हमें इस हवाले से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर सादिक मेमन साहब को दरख्वास्त करूंगा कि वो हेपेटाइटिस सी के हवाले से और हेपेटाइटिस बी के हवाले से अपने कीमती आरा से हमें जो है तो यहाँ पर मुस्तफीज फरमाएं। प्रोफेसर सादिक मेमन साहब। जी शुरू सर, करते जी हैं। सर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन मुल्कों में शामिल है जहां हर तरह का हेपेटाइटिस जो है वो बड़ा कॉमन है। अगर हम बात करें ए की, तो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। ये सारे के सारे वायरस जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, बदकिस्मती से, वो है कि हम किसी भी वायरस पे अभी तक पूरी तरह जो है वो काबू नहीं पा सके, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो। आज हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की। पहले हम बात करेंगे सी। सी के हवाले से जिस तरह हम डायबिटीज में पूरी दुनिया में पहले नंबर पे हैं, इसी तरह हेपेटाइटिस सी जो है उसमें भी हम पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे है। पाकिस्तान में तादाद के लिहाज से तकरीबन जो है वो 88 लाख से लेकर 1 करोड़ अफराद तक को हेपेटाइटिस सी जो है वो मौजूद है। और बदकिस्मती से ये जो हमारे पास डेटा है ये 2021 का है, और इसके मुताबिक जो है 1 करोड़ अफराद जो है पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के जो है वो डायग्नोस है। इनमें से तकरीबन जो है वो 20% लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वो हेपेटाइटिस सी में मुब्तला है, और तकरीबन 80% लोग वो हैं हेपेटाइटिस सी के मरीज जिनको ये मालूम ही नहीं कि वो हेपेटाइटिस सी में मुब्तला है और वो वायरस लेके घूम रहे हैं। और जब ये डायग्नोस होते हैं अगर 50 साल की उम्र के बाद, तो इनकी बीमारी इतनी आगे होती है, या तो इनका जिगर सिकुड़ हो चुका होता है, या फिर इनको सिकुड़े हुए जिगर की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या फिर उनको जो है वो जिगर में कैंसर भी हुआ होता है। अब बात करते हैं कि पूरे साल में हमारे पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस सी का इलाज करवाते हैं। तो फिगर्स तकरीबन इस तरह हैं कि 1,60,000 से लेके तकरीबन 2 सवा 2 लाख तक लोग जो है वो हेपेटाइटिस सी का पूरे साल में इलाज कराते हैं, जो कि तकरीबन तादाद का जो है वो 2% है। तो अगर किसी मुल्क में 1 करोड़ अफराद हों और उसमें 2 लाख अफराद सिर्फ इलाज कराते हों, तो अगर इन सबको हमें हेपेटाइटिस सी से पाक करना हो, तो आप बताएं आपको कितने साल लगेंगे। तो कम से कम 50 साल या 60 साल लगेंगे हमें हेपेटाइटिस सी, अगर इसी स्पीड से हम खत्म करें। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान में सालाना कितने लोगों को हेपेटाइटिस सी होता है, तो उसका जवाब भी यही है कि तकरीबन पाकिस्तान में सालाना 2 लाख से ऊपर नए हेपेटाइटिस सी के मरीज जो हैं वो दाखिल होते हैं। तो जो बैलेंस हमारा है, जिस तरह हम चल रहे हैं, उसमें हमें लगता नहीं है कि हम बहुत अरसे तक
हेपेटाइटिस सी का जो है वो पाकिस्तान से तदारुक कर पाएंगे। अब बात बनती है, पाकिस्तान में तकरीबन 6% लोगों को हेपेटाइटिस सी है। पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 36,000 अफराद जो है वो हेपेटाइटिस सी की वजह से हलाक हो जाते हैं। हलाक का मतलब ये है कि हर 20 मिनट के बाद एक शख्स जो है वो अपनी जान हेपेटाइटिस सी की वजह से गंवा देता है। और हेपेटाइटिस बी की वजह से हर घंटे में एक आदमी जो है दुनिया से चला जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के आदाद शुमार है। यानी हमारे मुल्क में हर घंटे में 4 अफराद हेपेटाइटिस बी और सी से मर जाते हैं, 3 हेपेटाइटिस सी से और एक जो है वो हेपेटाइटिस बी से। तो हेपेटाइटिस बी से सालाना अमवात जो है वो पाकिस्तान में कमोबेश जो है वो 12,000 हैं। तो इस तरह जो है वो तकरीबन 48 से 50 हजार लोग पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी से जो है वो दुनिया से चले जाते हैं। अब अगर आगे और कोई सवाल है तो आप पूछिए, मैंने सारा आपको हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से बता दिया। सर जैसे कि आपने बताया है ना कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग अनडायग्नोज होते हैं ना, तो आप चूंकि एक लीडिंग फिजिशियन हैं और आपकी कंट्रीब्यूशन भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी वजह क्या है कि लोग क्यों अनडायग्नोज रह जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा रोल मॉडल। हम जब भी कोई काम करते हैं तो अपना एक रोल मॉडल देखते हैं। तो अगर हमारे पास हेपेटाइटिस सी को खात्मे के लिए कोई रोल मॉडल है तो वो मिस्र है। मिस्र जो है वो, अगर हम देखें, तरक्की में हमारे बराबर है। और अगर हम देखें तो उसने अपने मुल्क से हेपेटाइटिस सी का खात्मा कर लिया। किसी जमाने में मिस्र जो है वो टॉप 3 मुल्कों में होता था जिसमें हेपेटाइटिस सी होता था। लेकिन अब मिस्र में तकरीबन <1% हेपेटाइटिस सी है। उसकी वजह क्या है कि मिस्र में उन्होंने तकरीबन एक साल में पाँच तकरीबन 50 से 60 लाख अफराद को एक साल में स्क्रीन किया। फिर उसके बाद करोड़ों की तादाद में जो है लोगों को उन्होंने जो है वो स्क्रीन आउट किया। तो अगर हम करोड़ों की तादाद में लोगों को स्क्रीन आउट करेंगे तो फिर कहीं जाके हम नए मरीजों को ढूंढेंगे और इनका इलाज करेंगे। असल प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हेपेटाइटिस सी का वायरस जिन लोगों को होता है उनमें मेजोरिटी लोग शुरू के स्टेज में जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी उन्हें कोई कंप्लेन ही नहीं होती, ना उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है। जब तक आप टेस्ट नहीं करते जब तक आपको पता नहीं चलता। फिलहाल जो हमारे पास स्ट्रेटेजीज है वो इस तरह है कि अगर हम किसी मुल्क में जा रहे हैं जॉब के लिए तो स्क्रीन करानी पड़ती है। अगर हमारी जॉब कहीं लगती है तो इदारा में स्क्रीन कराता है। किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला आपकी आवाज सर ले रहे कट हैं गई तो है। हमारी स्क्रीनिंग होती है। या अगर हमारी सर्जन, ये हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, तो वो जो है वो स्क्रीन आउट करती हैं बहुत सारे मरीजों को। तो जब वो स्क्रीन आउट करती हैं तो उससे हमें काफी लेडीज में हेपेटाइटिस बी और सी का पता चलता है। मेरी आवाज आ रही है आपको अब? ये सर आ रही है। सर आपने मिस्र की मिसाल दी है ना कि मिस्र जो है तो चूंकि मिस्र और हमारी डेमोग्राफिक्स और उनकी अदरवाइज फाइनेंसिस और मतलब हमारा मॉडल ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का एक जैसा है ना, तो आपने मिस्र की मिसाल इसलिए दी है कि उन्होंने इस जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि भाई 2030 तक हम दुनिया को जो है तो हेपेटाइटिस से पाक कर लें। तो वो इसके ऊपर मतलब सही तरीके से अमल पैरा हैं और उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं। तो मतलब इसके अलावा जो है तो मासी जो है ना अब जो एक तो रिस्क पेशेंट पे होते हैं, जैसे फिजिशियंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको चाहिए कि अपनी स्क्रीनिंग करें। प्रेग्नेंट लेडीज हो गई, वो चाहिए कि स्क्रीनिंग करें। इसके अलावा जो लोग जिन जो अस्पतालों या और इस तरह के हाई रिस्क मरीज होते हैं जो अस्पतालों में आना जाना उनका लगता है, उनको स्क्रीनिंग करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो है तो हमारी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग, उसके लिए कोई रोबस्ट सिस्टम मतलब हम कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? अब गवर्नमेंट तो जाहिर है कि गवर्नमेंट की अपनी तो पॉलिसियां हैं। हमारे एज ए फिजिशियन मतलब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम मेजॉरिटी लोगों को जो है तो स्क्रीन कर सकें? कैसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी देखिए अपनानी ये, चाहिए? जी मैंने यही बताया आपको कि फिलवक्त जो हमारे पास स्क्रीनिंग की जो स्टडीज है वो यही है कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं तो वो अपने हर मरीज में जिसमें वो बी और सी है प्रेग्नेंट लेडीज में और सर्जरी से पहले करती हैं। इसी तरह ऑर्थोपेडिक जनरल सर्जन वो भी स्क्रीन आउट करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो हम फिजिशियंस जो हमारे पास मरीज आते हैं चाहे किसी भी मर्ज की वजह से है, उनको हम हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीन जो है
टेस्ट करने का ऑफर भी करते हैं, और बहुत सारी हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो किट्स दे जाती हैं मरीजों को टेस्ट करने के लिए, तो वो भी हम यूज करते हैं और उससे भी स्क्रीन करते हैं। असल में ये जो सिस्टम चल रहा है हमारे पास, वो तकरीबन गुज़िश्ता 15-20 सालों से चल रहा है। अभी इसका मैंने इम्पेक्ट देखा था कुछ अरसे पहले, तो मैंने 2200 नए मतलब लोगों को स्क्रीन किया, जिसमें उमूमन जो मरीज थे सारे के सारे अंडर 40 ईयर्स थे। और मैंने देखा कि अंडर 40 साल के लोगों को 2026 और 2025 में हेपेटाइटिस बी और सी किया है। तो आपको हैरत होगी कि देयर इज अ वेरी मिनिमल डिफरेंस। जो हमारा नेशनल डेटा कहता है कि 2.3 या 2.5% हेपेटाइटिस बी प्रिवेलेंट है, और 5% to 6% हेपेटाइटिस सी है। तो हमारे रिजल्ट तकरीबन वैसे के वैसे ही आए, कि मतलब जो अभी हमने 2200 मरीजों की स्क्रीनिंग की है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी जो है वो भी 5% था, और हेपेटाइटिस सी जो था वो तकरीबन 2 से 2.5% था। तो हमें काफ़ी हैरत हुई कि ये नई जनरेशन है, वो सारे के सारे 40 से कम थे, और इनमें से किसी को भी अपने स्टेटस का पता नहीं था कि वो हेपेटाइटिस बी या सी में मुब्तला है। लेकिन जब हमने स्क्रीन किया तो हमारे अभी हम चल रहे हैं। इस तरह अगर हम मतलब लोगों को स्क्रीन करें और इलाज करें, तो उसका इम्पेक्ट जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि आएगा। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सिंध के अंदर एक दो जो है वो जिलों को और जो है देखा गया, और उसमें जो स्क्रीन आउट किया गया, जो पहला हमारा जिला है वो कंबल शहदाद कोट है, स्क्रीन आउट किया गया। और उसके बाद जहां जहां उनमें लोग थे हेपेटाइटिस सी के और बी के, उनको टेस्ट किया गया, तो पूरी पॉपुलेशन तो इस मोर देन 400,000, यानी 4 लाख से ज्यादा लोगों को स्क्रीन आउट किया गया, और उन सबको फिर इलाज किया गया। अब ये तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए। इसके बाद अब किसी और इजला को या किसी जिले को स्क्रीन आउट नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूँ कि जब तक हम पूरे साल में 2.5 करोड़ आवाम को स्क्रीन नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। हमें जो है वो, अगर हम सपोज करें, अगर हम 2.5 करोड़ लोगों को स्क्रीन करते हैं, तो 5% के हिसाब से तकरीबन 9 लाख लोगों को हेपेटाइटिस सी सही। अच्छा सर, आपने अभी निकलेगा। कहा और है ना नौ कि लाख का अगर हम हमें, पीसीआर कराएंगे तो 8 लोग का वायरस होगा। जब हम 8 लाख लोगों का इलाज करेंगे, तो तकरीबन 7.5 लाख लोगों को हेपेटाइटिस सी खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह हम हर साल 2.5 लाख लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को जब टेस्ट करेंगे, तो 10 साल हमें लगेंगे पाकिस्तान से हेपेटाइटिस सी को खत्म करने में। यानी हर साल हम उस पूल में से 7 से 8 लाख लोग निकालते जाएंगे, जिनको असल में हेपेटाइटिस सी। अच्छा सर, आप जरा, आप इन इन ये तो स्क्रीनिंग के बारे में बात हो गई ना कि हमने लाखों मतलब करोड़ों लोगों को स्क्रीन करना है पाकिस्तान के अंदर, तभी जाके हम जो है ना 10 साल में, अगले 10 साल में हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अगर हेपेटाइटिस सी किसी को तशखीस हो गई है ना, उसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके पॉजिटिव आ गए हैं, तो उसके बाद उसने पीसीआर भी करना होता है, और उसके बाद उसने इलाज भी करना होता है। तो सर आप ये बताएं कि इलाज में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और इस पे टोटल खर्चा कितना आता है मरीज का। देखें, पाकिस्तान में तो एक तरह से इलाज के हवाले से काफी ब्रीफ देती है, जिसमें सोफोस्बुविर और डेक्लास्टेसिविर है, और ये दवाइयां तकरीबन 3 महीने तक दी जाती है। अगर 4 दिन की जिगर बीमारी बहुत ज्यादा आगे नहीं है, तो ये दवाइयां बड़ी कारआमद हैं, और तकरीबन 90। यानी कि हेपेटाइटिस सी जो है वो क्यूरेबल डिजीज है, अगर उसकी वक्त पे तशखीस हो जाए और पीसीआर करने के बाद एक गेस्ट्रोंटोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट या किसी प्रॉपर ट्रेन फिजिशियन के पास बंदा जाए, और जो मुंह की दवाइयां हैं, एक अक्सर तो एक गोली है या दो गोलियां हैं, वो खाए तो 3 महीने बाद पीसीआर करवाए, तो इट मीन्स के अक्सर लोगों का हेपेटाइटिस सी ट्रीट हो जाता है। अगर के बिल्कुल हेपेटाइटिस सही बी कह हो रहे हैं। सर, तो हेपेटाइटिस बी के हवाले से आप जरा गाइड करें कि अगर एक मरीज को उसने स्क्रीनिंग कर ली है और वो हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आ गया है, तो क्या ऐसे सारे लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं। जी, अगर उनको वैक्सीन नहीं लगी तो बिल्कुल वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना हेपेटाइटिस बी है, उस हिसाब से हर शख्स को 65% चांस है कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में उनको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंटरमीडिएट हैं। जब हम इंटरमीडिएट मतलब जो है वो कंट्री है जिसमें हेपेटाइटिस बी है, एपिडेमियोलॉजी के हवाले से, तो हमारे हर शख्स को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो जरूर होनी चाहिए। हमें इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये हाई रिस्क है या लो रिस्क है।
तो हर वो शख्स जो बी से नेगेटिव है वो तो जरूर कराए, और स्पेशली वो शख्स जिसको हेपेटाइटिस सी है तो वो भी अपनी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जरूर कराए। यानी अगर हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो उसकी वक्त पे टेस्ट करके नेगेटिव आया और आप वैक्सीन लगाएं तो आप मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकते हैं। मतलब आपको जो है ना हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी लोगों को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो जी वो बिल्कुल, कितना अरसा और ये इलाज बी जो है करेंगे, वो तकरीबन। उनका इलाज कितना अरसा तक जारी रखना चाहिए, ये भी जरूरी है। कुछ लोग जो है ना वो इलाज बीच में बंद कर देते हैं, तो इस पे भी सर जरा रोशनी डालें। जी बिल्कुल, जो हेपेटाइटिस बी का फिलवक इलाज मौजूद है पाकिस्तान में वो ये है कि आपको एक टेबलेट खानी होती है, और रोजाना एक है। इतनी ही देर लगती है जिसमें आप चश्मा उतार के दोबारा पहनते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन ये दवा आपको सारी जिंदगी खानी है। ये दवाई भी खुशकिस्मती से पाकिस्तान पाकिस्तान में इंतहाई सस्ती मिलती है, तकरीबन 1000-1200 में। ये दवाई 20 से 30 रुपए या 30 से 40 रुपए की एक टेबलेट है। आपको रोज खानी है, ये दवाइयाँ बंद नहीं करनी, इवन कि आपका पीसीआर खत्म हो जाए। फिर आपको जब ये दवा 2-3 साल आप खा लेते हैं, तो अगर आपके फिजिशियंस हैं वो सोचते हैं या वो समझते हैं कि आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन खत्म हो गया होगा, तो वो आपका सरफेस एंटीजन देख के फिर फैसला करते हैं। वो उमूमन 2 से 3 या 4 से 5% लोगों का खत्म होता है, वरना तकरीबन मरीजों का वो पॉजिटिव रहता है। तो मुख्तसर ये है कि अगर कोई शख्स हेपेटाइटिस बी की दवा शुरू करता है तो उसको यूं समझे कि सारी जिंदगी दवा खानी है। यानी कि कुछ लोगों की गलतफहमी होती है, हमारे पास भी मरीज आते हैं और हम उनको बताते हैं कि भाई हेपेटाइटिस बी जो है उसकी सरफेस एंटीजन नेगेटिविटी जो है वो तो ठीक है, अगर आपकी हो गई तो आप इलाज बंद कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इलाज बंद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जी बिल्कुल। पीसीआर एक दो दफा नेगेटिव आ जाता है तो हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट वो बंद कर देते हैं, और फिर चंद महीनों के बाद दोबारा से उनका एलजीबीटी बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों की आपकी ये तजवीज़ है कि वो अपना इलाज बिल्कुल बंद ना करें, सारी जिंदगी खाते जाएं और हर 6 महीने या एक साल बाद पीसीआर कराएं और सरफेस एंटीजन कराएं। अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव नहीं है तो पूरी जिंदगी इलाज खाते जाएं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और ये मेरा मैसेज तमाम डॉक्टर हजरात के लिए भी है, स्पेशली वो डॉक्टर हजरात जिनको इल्म नहीं है, तो वो कहें कि मतलब लिवर के स्पेशलिस्ट से बात करें। अच्छे खासे डॉक्टरों से, मरीज जो है ना, हमारे मरीजों का भी ये मसला है कि अगर वो हड्डियों का डॉक्टर है या वो आंखों का डॉक्टर है तो उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि मेरा हेपेटाइटिस बी खत्म हो गया है, तो अब मैं क्या करूं। तो ये साइंस जो है वो इस तरह है कि इसमें दवा सारी जिंदगी खानी होती है, इवन कि आपका हेपेटाइटिस बी का वायरस नेगेटिव हो गया। और इसके लिए बेस्ट ये है कि आप हमेशा उन्हीं डॉक्टरों से पूछें, फिजिशियन या लिवर स्पेशलिस्ट से ही पूछें। और डॉक्टरों को भी चाहिए कि अगर उनको इस बीमारी के बारे में ना पता हो तो मरीज को किसी भी किस्म की बात ना बताएं, बल्कि ये बताएं कि आप लिवर के स्पेशलिस्ट से पूछें। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि डॉक्टर से ही पूछते हैं या नर्सिंग स्टाफ से ही पूछते हैं। अब नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर कभी कभार अपनी बेइज्जती समझता है कि वो जवाब ना देकर आप लिवर स्पेशलिस्ट को ही कहें या फिजिशियन को कहें, वो आपको जवाब दे, और उससे पूछ के ही आप दवा जो है बंद करें। क्योंकि दवा अगर आप एक दफा बंद करते हैं, फिर वक्त हेपेटाइटिस की दुनिया में दो ही दवा है। अगर आप दोनों दवा बंद करते हैं, खाते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर उससे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और फिर वायरस जो है वो दोनों दवाओं से भी नहीं मरता, जो कि एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हमारे पास ऐसे मरीज भी आना शुरू हो गए हैं जिनको दोनों दवाओं से वायरस खत्म नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर इस तरह के रेजिस्टेंट वायरस किसी और को लगते हैं तो फिर इसके बाद अभी तक तो कोई दवा नहीं है। हाँ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोहतरम नाजरीन, जैसे कि आपने सुना प्रोफेसर सादिक मेमन साहब को, उन्होंने जो हमें डिस्कस किया है सारी चीज़ों को, तो इसमें टेक अवे जो हैं, टेक होम मैसेजेस वो ये हैं कि भाई अपनी स्क्रीनिंग करवाएं हेपेटाइटिस बी और सी की लाजमी, इसलिए कि इस मुल्क में बीमारी काफ़ी फैली हुई है। और अगर आपका पीसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है हेपेटाइटिस बी या सी का, तो पीसीआर करवाएं और मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका जिगर महफूज रह सके और आप जो है तो कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और अगर आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव आ गया है तो आप वैक्सीनेशन करवाएं हेपेटाइटिस बी का, जिसकी वजह से आप पूरी ज़िंदगी हेपेटाइटिस बी से महफूज रहेंगे। तो ये एक टेक होम मैसेज है कि आप टेस्ट करें और उसके बाद जो है ना तो डायग्नोज करें और ट्रीट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि आप हमेशा जब भी आपको कोई मसला हो, आपके प्यारों को मसला हो, तो आप उनकी ज़िंदगी और उनके जिगर को बचाने के लिए, इसलिए कि आपको कैंसर भी जिगर का हो सकता है,
सिरोसिस हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए, जैसे कि प्रोफेसर सादिक मेमन साहब बता रहे हैं, आपने बहुत एहतियात बरतनी है और अपनी स्क्रीनिंग करवा के अपना बाकायदा इलाज करवाना है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर के पास। जैसे कि मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस किया, प्रोफेसर मुस्लिम अतीक साहब शिफा हॉस्पिटल में गैस्ट्रोंटोलॉजी को लीड करते हैं। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड हैं, और उनकी काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशंस हैं, और एक रिसर्चर भी हैं और एकेडमिशियन हैं। तो उनका जो टॉपिक है वो ये है कि स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल हेपेटाइटिस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस कंट्रोल करने के बारे में क्या जो है ना तरीके या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, इस हवाले से वो हमारे साथ बात करेंगे। और मेरी ये है उनसे कि वो जाहिर है कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड हेपेटाइटिस है, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो हेपेटाइटिस ए और ई बहुत सारे लोगों को होता है, तो उस हवाले से भी थोड़ा बहुत बताएंगे कि भाई इन सारी चीज़ों के साथ कैसे डील करना है। प्रोफेसर मुस्लिम अतीक साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कमान भाई। और डॉक्टर सादिक मेमन अभी ऑनलाइन हैं, को मेरा बहुत बहुत सलाम। हमारे तो उस्ताद हैं, हम जब मेडिकल स्टूडेंट थे तो हम सर के साथ घुमा करते थे, और इनको देख कर हम खुद भी इंस्पायर्ड हुए हैं। तो बड़ा हमारे लिए काबिल फख्र बात है कि सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बस चंद एक गुजारिशात हैं, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। डॉक्टर कमान, आपको नजर आ रही है मेरी स्लाइड्स? जी जी बिल्कुल, इसको फुल स्क्रीन करें सर, फुल स्क्रीन। आप देखिएगा सर, अब मेरे फुल स्क्रीन आ रही है। हाँ चलो ठीक है, बस सही है सर, जी ठीक है। जी। तो बस एक जनरल बहुत सारी बातें जो डॉक्टर सादिक मेमन ने कवर कर दी कि हमारे यहाँ तकरीबन कोई 4.5 लाख इन्फेक्शन हेपेटाइटिस सी की हर साल नहीं होती हैं। पाकिस्तान अब जो है वो हेपेटाइटिस सी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और जो हेपेटाइटिस बी के लिए भी जो सबसे ज़्यादा बर्डन है वो इजिप्ट, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन में होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी के अंदर मिस्र ने, जिस तरह सर ने भी जिक्र किया, बहुत ज़्यादा पेशरफ की, और वो वाकई एक रोल मॉडल है, और उनसे बहुत कुछ सीखने को इस जुम्रे में मिला है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बड़ी बड़ी रिकमेंडेशंस हैं, वो ये हैं कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है उसको आम किया जाए। और ये एक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमर है जिसके बारे में आगाही फैलाने की बहुत ज़रूरत है, कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन फौरी तौर पे स्टार्ट कर दी जाए। और जो प्रेग्नेंट हामला खवातीन हैं, अगर उनके अंदर हेपेटाइटिस बी है तो शुरू से ही उनसे बच्चों के तक आने के लिए जो है वो तरीकाकार इस तरह से शुरू किया जाए कि वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबुलिन जो दी जाती है बच्चों को, उसके हवाले से भी ये चीज़ें देखी जाएं, ताकि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है, ये माँ से बच्चे तक हेपेटाइटिस बी जाता है, उस अमर को वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमर है, और इसके बारे में आगाही फैलाने की और एक दूसरे को मुतला करने की बहुत ज़रूरत है। हेपेटाइटिस के बारे में जो सबसे बड़ा ये अमर है, 3 चीज़ें जो देखी जाती है हमारे यहाँ, वो है इंजेक्शंस का यूज़। और आपको पता है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी मुरतब की है कि जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं उनके बारे में, रीयूजेबिलिटी के बारे में एक बहुत बड़ा चीज़ आई है, लेकिन वो 2027 के अंदर नाफिजुल अमल होगा। लेकिन आई थिंक हमें अपने लेवल के ऊपर डिस्पोजेबल सिरिंजेस के बारे में कतई तौर पे किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी कोई ऐसी लोग हैं जो कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस को भी डिस्पोज ऑफ करने के बजाय रीयूज कर लेते हैं। तो एज अ पेशेंट हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो किसी भी किस्म की रीयूज में ना लाई जाएं, और हम इस अमर का यकीन दिलाएं। हार्म रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अनफॉर्चुनेटली इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं नशे के, उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करना, उन तक पहुंचना। एक तो वैसे ही नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन खुसूसन जब सिरिंज के जरिए नशा किया जाता है तो एक सिरिंज एक शख्स से दूसरे शख्स तक वो बहुत ज़्यादा लगती है। एक चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाया वो है कि जो हम नाई हजरात के पास जाके हिजामत करवाते हुए, दाढ़ी बनाते हुए जो रेजर यूज करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी फैलते हैं। और हमारा अपना जो, मैं जब मेडिकल स्टूडेंट है तो मैंने आगा खान में एक स्टडी की थी, और उसके अंदर हमने यही देखा था कि इस्लामाबाद पिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो वजह थी वो रेजर के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस बी और सी फैलते थे। ये चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो डॉक्टर सादिक मेमन साहब ने भी, डॉक्टर कामरान हसन साहब ने भी जिक्र किया, कि हम टेस्ट करेंगे, हम उसको ढूंढेंगे, तो फिर ही हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकेंगे।
इस हवाले से जो हमने प्रोग्रेस किया है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं कर सके। और हकायक ये है कि हेपेटाइटिस बी कवरेज जो है वो 74% है। और अनफॉर्चुनेटली जो डोज मिलती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की, सिर्फ 3% बच्चे जो पैदा होते हैं उनको डे 0 से या डे 1 से डोज मिलना शुरू होती है। और टोटल 100% जो मिलनी चाहिए उनमें 74% लोगों तक वो पहुंचती है। हेपेटाइटिस सी का मामला सर ने बताया कि सिर्फ 22% लोग जो कि ओवरऑल पूल में हमारे ख्याल में जो डायग्नोज होने चाहिए एस्टिमेट्स के मुताबिक, उनके सिर्फ 22% जो है वो डायग्नोज होते हैं, और उनमें तकरीबन 2% के करीब को ट्रीटमेंट मिलती है। काबिल गौर अमर ये भी है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जिस तरह मिल रही थी, अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। 2016, 18, 20 जगह आप ग्राफ देखते हैं, यूनिसेफ के जो डेटा है वो तकरीबन उसी प्रोपोर्शन से मिल रही है। तो ये काफ़ी फिक्र अंगेज किस्म की सूरत हाल है, जिसके बारे में गौर करना, बात करना, शेयर करना जितना भी किया जाए वो कम है। ब्लड सेफ्टी बहुत बड़ा अमर है, और ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अब कोई आर्गुमेंट रह नहीं गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ब्लड सेफ्टी अभी भी एक इशू है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स के अंदर, हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी अभी भी उसी तरह बदस्तूर पाया जाता है, देखा जाता है। और ये वो लोग होते हैं जो वैसे ही बड़े अलील होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर की और सेहत की ज़रूरत होती है। और अनफॉर्चुनेटली इन सब मामलों के बावजूद भी ये चीज़ें अभी भी पूरी तरह से नहीं देखी जा रही। इंजेक्शन्स की हमने बात कर ली कि हमारे यहाँ इंजेक्शन सेफ्टी डेटा पे कोई काबिल गौर डेटा मौजूद नहीं है। ताहम अभी भी हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी, सी और अब तो HIV के बहुत सारी आउटब्रेक्स हैं। तो इंजेक्शन सेफ्टी पे तो ज़ीरो टॉलरेंस है। और मैं थोड़ा सा, सच्ची बात है, हैरान भी हुआ हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्पोजेबल इंजेक्शन्स को, वो जो एक रीयूजेबल उसमें मैकेनिज्म लगा हुआ है, उसको काबिल अमल बनाने के लिए 2027 का इंतखाब किया गया है। तो मेरा अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश होगी कि ये तो अमर जिस कदर जल्दी इसको नाफिजुल अमल किया जाए, करना चाहिए। हमने बात की जो लोग इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सिरिंजेस के मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको मुत्तला किया जाए, उन तक पहुंचा जाए, और सिर्फ उनसे नफरत का इजहार ना किया जाए, उनसे लातालकी ना की जाए, बल्कि उनको समझाया जाए, और खुसूसन नीडल्स के मामले में उनको खास तौर से बताया जाए। डॉक्टर अगर मसरूर हम भाई, ये जनाब, आप जो इंजेक्शन की बात करें, एक तो है कि हमारे अरबाब इख्तियार या जो डिपेंडिंग अथॉरिटीज हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आवाम जो हमें सुन रही है ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और डॉक्टर्स भी हैं, फिजिशियंस भी हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो सुन रहे हैं हमें। मेरे ख्याल में ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम आवाम को बताएं कि भाई आप ये बात छोड़ें कि हुकूमत आके किसी के खिलाफ एक्शन ले। आप खुद उनसे पूछें कि भाई आप मुझे दिखाएं कौन सा इंजेक्शन आप यूज कर रहे हैं, कौन सा बहुत सिरिंज अच्छी यूज बात, कर रहे हैं, ताकि जो बहुत बंदा अच्छी बात। आपको, जिस तरह के कराची में एक अस्पताल में HIV का मसला हो गया, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे लोगों को पता नहीं था कि ये कौन सा सिरिंज यूज कर रहे हैं। तो हमारा ये यस, ख्याल है, हम ये समझते हैं कि हर बंदे को जाके जब भी अस्पताल जाए, या कोई BHU में जाए, या कोई प्राइवेट क्लिनिक में जाए, तो वहां पर जरूर पूछे कि भाई आपके औजार साफ हैं, आप सही सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं, और उससे पहले अपना टेस्ट करे। और अगर उसका टेस्ट दोबारा पॉजिटिव आता है तो जाके जो है ना कंपनसेशन मांगे। ये बहुत जरूरी बातें हैं, इस तरह प्रेशर बढ़ेगा तो चीजें इंप्रूव होंगी मेरे ख्याल में। आप क्या बहुत सजेस्ट ही करते हैं? मुनासिब बात, बहुत ही मुनासिब बात। और जो आपने, आई थिंक, वो दरिया को कूजें बंद कर दिया कि हम क्यों इंतजार करें, हम खुद जो स्टेप ले सकते हैं वो बिल्कुल अपने तय इस्तेमाल करें। बिल्कुल। इस पे सर ने बात की ऑलरेडी कि सिर्फ 2% लोग जो है उनको ट्रीटमेंट मिलती है। अब ट्रीटमेंट रिस्पांस बहुत अच्छा है, डॉक्टर अमरान आपने भी जिक्र किया। एक ट्रीटमेंट रिस्पांस तो बहुत, अब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सिर्फ बात यह है कि लोगों को ट्रीटमेंट जो उसके अहल हैं उनको कम से कम ट्रीटमेंट पे शुरू किया जाए। अ, ये एक समरी है WHO के जो प्रोग्रेस, जो 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 गाइडलाइंस है और हमारी क्या प्रोग्रेस है। तो कोई बहुत काबिल फ़ख्र अमर नहीं है, बजूज़ इसके कि हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट अपनी अपनी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन का टारगेट 90% है, हम 74% पे हैं। मैटरनल टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है वो जो है ग्लोबल टारगेट, उसके लिए 50% है। और हमारे जो है, सॉरी, 90% है, हम अभी 3% के ऊपर है। ब्लड सेफ्टी के अंदर हमारे पास कोई काबिल जिक्र डेटा नहीं है इंजेक्शन सेफ्टी पे, सवाई ये जो एक यकदम किस्म की खबरें आती हैं, जिस तरह आपने सिंध से एक अस्पताल का जिक्र किया, और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और बच्चों के अंदर वो मामला देखने में आया। उसके अलावा हमारे यहाँ कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है।
उसके ऊपर बहुत देखने की जरूरत है। हेपेटाइटिस बी और सी की जो टेस्टिंग है उसके ऊपर, हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग पे कुछ काम बहरहाल हुआ है जो कि काबिल सताइश भी है, लेकिन बहुत कुछ काम होने वाला है। अच्छा, ये एक मैं जिक्र करना चाह रहा था हम सब के लिए कि ये बात करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हेपेटाइटिस सी की मैं बात करूंगा, उस पर बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग का, कि हम जो बात करते हैं हेपेटाइटिस सी को टेस्ट किया जाए, ट्रीट किया जाए, तो क्या इसके खर्चा ज़्यादा है कि इससे फ़ायदा ज़्यादा है? तो बहुत अजीब सी बात यह है कि ये देखा गया है कि हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट से डेफिनेटली कोई $8 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इमेजिन करें कितना बड़ा अमाउंट है, आप कि आप हैरान हो जाते हैं कि हम इस कदर अमाउंट सिर्फ एक बीमारी की डायग्नोसिस पे ट्रीट करें, तो ये कितना अजीब है। और ये पाकिस्तान के हेल्थ एक्सपेंडिचर का कोई 99% है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम उसकी कॉस्ट देखें तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट में अपफ्रंट तो आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 8-10 सालों के बाद आपके नेशनल एक्सचेकर को, आपके हेल्थ सिस्टम को एक्चुअली बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, और सब्सटेंशियल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इतनी वाइड स्प्रेड डिजीज है अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और कॉम्प्लिकेशंस की इतनी कॉस्ट है कि अगर आप अपफ्रंट इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, और जिस तरह डॉक्टर सादिक ने बहुत खूबसूरती से बताया, अगर हम बतदरीज भी करें, लम्हा ब लम्हा, मरहला बर मरहला भी करें, तो 8 से 10 सालों के अंदर जो उसकी वजह से कॉस्ट रिडक्शन होगी, हमें इवेंचुअली बहुत ज्यादा इकोनॉमी को एक्चुअली इससे फायदा होगा। तो दिस इज टोटली वर्थ कंसिडरिंग कि हम हेपेटाइटिस सी की खासूसन ट्रीटमेंट यानी के बारे में। अस्पतालों पे बर्डन इस वक्त जो है, अब मेडिकल वार्ड्स में तकरीबन 35-45% पेशेंट्स सिरोसिस या इनके कॉम्प्लिकेशंस के पड़े होते हैं। तो अगर कि यस। हम इसको इरेडिकेट करें तो हमारे अस्पतालों का 40-40% जो बेड्स हैं वो खाली हो जाएंगे, और कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा, और ये किसी और मकसद में हम यूज़ कर सकेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, और इसको समझने की ज़रूरत है। और इसमें जितने भी हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमें जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा डालना चाहिए, ताकि हम इस डिजीज को खत्म कर सकें। बहुत अच्छा कमल पॉइंट भाई, है। मैं आपकी बात को आगे लेके चलूंगा। आपने तो बहुत उसको एक अच्छे तरीके से बयान किया, लेकिन मैं आपको एक उसका बहुत ही अफसोसनाक पहलू ही बताऊंगा। जिन फैमिलीज के अंदर एक कमाने वाला शख्स है, जो हेपेटाइटिस जो बी और सी की वजह से बेचारा बिल्कुल कमा नहीं सकता, आप इमेजिन करें कि उस फैमिली का फाइनेंशियल लॉस कितना ज्यादा है। बिल्कुल। जिसको बिल्कुल। खून की उल्टी आ गई, या जिसके पेट में पानी भर गया, वो कमा नहीं सक रहा और करनी, तो वो पूरी फैमिली जो है वो उसकी वजह से इफेक्ट होती है। तो इसके वेरी लिए राइट। जो 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 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हम क्या ऐसा चीज करें, डॉक्टर सादिक ने बात की, आपने भी जिक्र किया कि हमने सिर्फ एक मेडिसिन नहीं लेनी कि जनाब फ्री की मेडिसिन मिल जाए, हमने इस बीमारी से जान छुड़ानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस बात को आम करें, कोई रैपिड टेस्टिंग करें, उसको फौरन कंफर्म करें, ताकि हम फौरी तौर पे उसका इलाज करवाया जा सके। देखने में आया है, कमल भाई आपने भी देखा होगा, डॉक्टर सादिक ने भी देखा होगा, पेशेंट्स आते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, और फिर लॉस्ट टू फॉलो अप हो जाते हैं। तो यस। प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि टेस्ट का रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन आगे उसके बाद कुछ नहीं होता। अब ये बात मैंने बड़ी इस पे रिसर्च की, देखा भी कि हर 3-4 सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक नया प्रोग्राम आता है। 2020 में भी आया है, अब 24 में भी, और ये बहुत अच्छा अमर है, लेकिन वो आफ्टर ऑल क्यों नहीं अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा? तो उसके बारे में मैं चंद एक गुजारिशात करना चाहूंगा कि अब ये नया जो लेटेस्ट हुआ है 2024 से 2027 तक, तो उसके अंदर टारगेट है कि 82.5 मिलियन लोग स्क्रीन हो। उनमें से सिर्फ आधे लोग अभी तक स्क्रीन हो पाए हैं, जो लेटेस्ट डेटा जो मुझे मिला है जेपीएमए से 2026 का। और जो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 3.65 मिलियन लोगों का है, जिनके अंदर से 2.22 मिलियन लोग जो है वो तकरीबन ट्रीटमेंट उनको, तो ये पिछले 10 सालों के अंदर उनको जो है ना ये ट्रीटमेंट मिल पाया है। तो बहुत बड़ा गैप है उन लोगों के अंदर जो कि डायग्नोज होते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। एक स्टडी हुई इस्लामाबाद के अंदर से ही, बड़ा जबरदस्त, डॉक्टर हुमा कुरैशी ने स्टडी की, और उसके अंदर देखा गया कि लोगों को ट्रीटमेंट मिली, लेकिन 41%, तकरीबन आधे लोग फॉलो अप के लिए नहीं आए। अब हमें मालूम नहीं कि क्या उनको उन्होंने दवा सही तरीके से इस्तेमाल भी की, नहीं की, क्या मामला हुआ। तो ये बहुत देखने वाली चीजें हैं। अच्छा, एक चीज जो और काबिल गौर है, जो हमें बात करती रहनी पड़ेगी, कि वैसे तो हुकूमत ने एक प्रोरोगेटिव दे दिया कि जनाब ये सरकार ने बताया कि आप ये स्क्रीनिंग करें, लेकिन जो स्क्रीनिंग अवेलेबिलिटी है वो 60% है पब्लिक सेक्टर के अंदर।
और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो दवाई मौजूद है वो कोई 66% है। पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टॉक मौजूद है दवाइयों का वो 50% है। स्टॉक आउट जो है वो 50% केसेस के अंदर। तो सिर्फ पॉलिसी बनाने से, कामरान भाई, अगर मैं आपकी की इजाजत से कहूं कि पॉलिसी बनाने से मसला हल नहीं होता, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन। इसके बारे में हमने जरूर बात करनी है कि तंजीमी तौर पे किस तरह से पॉलिसी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बहरहाल कुछ अच्छी चीजें भी देखने में आई हैं जो हर फोरम से, और जिस तरह बहुत जबरदस्त है कि पीआईएमए के फोरम से आज बात हो रही है, ये बात हम करते जाएंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं कि 30% पीसीआर, जो पीसीआर है उसकी कॉस्ट शेयरिंग हो रही है, डीएस की अवेलेबिलिटी हो रही है। पंजाब साइड पे एक बहुत अच्छी चीज हुई कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बना, और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर तकरीबन कोई 50% पॉपुलेशन जो है वो कवर होती है, और उसके अंदर फॉलो अप्स के लिए बड़ा अच्छा एक सिस्टम उन्होंने बनाया। आई थिंक अच्छा मॉडल है जिसको हम पख्तूनख्वा में भी और सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, जीबी में भी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर उसको समराइज करें बातों को, तो एम्बिशन है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन में फुकदान है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ मामलात भी सियासी इस तरह से होते हैं, देखकर को कई दफ़ा की चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर सकी। सप्लाई चेन का बहुत इशू है कि दवाइयाँ आती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर आती हैं, और फिर मैंने आपसे कहा कि ये मालूम नहीं होता कि लोग कितने % ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है इस्लामाबाद से, जो मैंने जिक्र भी किया कि उन्होंने देखा कि अगर सेम डे के अंदर आप लोगों को स्क्रीन करें, और स्क्रीन करके आप उनको फौरी तौर पे किसी ऐसी जगह पे भेजें जो लोग पॉजिटिव हैं, जहां पे फर्दर टेस्टिंग की जा सकती है, तो इंसान जो पेशेंट है वो उस नेटवर्क के अंदर आ जाता है, और फिर उसको फॉलो किया जा सकता है। अगर आप उसे कहेंगे जी आज टेस्ट हो गया और आप 3 दिन के बाद आए, तो लोग फिर बिजी हो जाते हैं, और हमारे माशी मसाइल ऐसे होते हैं कि वो फॉलो अप नहीं करते। तो सेम डे टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी बहुत ही कारआमद है। इस हवाले के ऊपर जो है ना, वो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमने बात की कि पाकिस्तान के अंदर सेम डे टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी, कि टेस्ट करें और जितनी जल्दी हो सके सेम डे। तो सच्ची बात है कई दफ़ा पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि आरएनए के टेस्ट आने के अंदर तकरीबन कोई, जिसको पीसीआर भी बोलते हैं, 3 से 4 रोज लग जाते हैं। लेकिन जिस कदर जल्दी हो सके हम फॉलो अप करें, उनको देखें और उनको आगे लेके जाएं। 2-3 और चीज़ें जो मैंने रिसेंटली लर्न की कि मिस्र के अंदर, डॉक्टर अमान, मैं आपसे शेयर करूंगा कि उन्होंने किया कि जो लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हुए उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग को उन्होंने देखना शुरू किया। किसी ने प्रपोज किया, एक मीटिंग में बैठा था कि हम जब जब आईडी कार्ड बनवाते हैं 18 साल की उम्र में, तो 18 साल की उम्र के ऊपर जब आपका फाइनल होता है तो उस वक्त आपको प्रूफ हेपेटाइटिस बी और सी का देना चाहिए। तो इस तरह से बड़ा अच्छा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बन सकता है, जिसके ऊपर हम टेस्टिंग को आगे लेके जा सकते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं। बी और सी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इसको प्रायोरिटी रखा जाए और इसके लिए कमिटमेंट दी जाए। हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस बढ़ रही है, उसके ऊपर काम भी हो रहा है, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। कुछ सिस्टम इन प्लेस हैं, उन पे काम भी हुआ है, लेकिन उनको मच्योर करने की ज़रूरत है। इस सब को सिर्फ तब काबिल अमल बनाया जा सकता है अगर इसको प्रायोरिटी बनाया जाए। हेपेटाइटिस बी, सी, हेपेटाइटिस एलिमिनेशन शुड बी अ प्रायोरिटी, नॉट जस्ट अ डिस्कशन एनी मोर, कि उस पर बात हुई, इस पर प्रायोरिटी बनाना, और फिर उसके लिए कमिटमेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं बस 2 गुजारिशात करूंगा हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में। तो ये वो हेपेटाइटिस हैं जिनको आमतौर पे हम पीला यरकान कहते हैं, इसके बरक्स जब जो काला यरकान बी और सी को कहा जाता है। पीला यरकान हेपेटाइटिस ए जो बहुत कॉमन होता है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को अर्ली हो जाता है। एक डेटा हमने कलेक्ट किया था, आग खान में तकरीबन कोई 90% लोगों को 18 साल की उम्र तक हेपेटाइटिस ए किसी फॉर्म में हो जाता है। लेकिन जो लोगों को बड़ी उम्र में होता है, उनके अंदर आंखें पीली हो जाना, बुखार चढ़ जाना, जिगर के टेस्ट बहुत बढ़ जाना, कै आना, उल्टी आना, थकावट हो जाना, ये तमाम, भूख का ना लगना, ये तमाम अमल देखे जाते हैं। और हेपेटाइटिस ए बड़ी उम्र में थोड़ी शिद्दत से आता है। आपने भी डॉक्टर अमरान देखे होंगे पेशेंट्स, जब एल्डरली थोड़े से 20-25 साल की उम्र में हेपेटाइटिस ए होता है, तो वो उससे बहुत डिफरेंट होता है जो बच्चों में देखा जाता है। इसी तरह हेपेटाइटिस ई है जो प्रेजेंटेशन में, अपने आने में जिस तरह से वो अटैक करता है हेपेटाइटिस ई के साथ ही है,
उसकी तरह ही है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उसके अंदर ये है कि जो हामिला खवातीन हैं उनके अंदर हेपेटाइटिस ई बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और कुछ स्टडीज़ के मुताबिक 25 से 30% लोगों में, अब खवातीन में, हामिला खवातीन में तीसरी ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी जब बिल्कुल प्रेगनेंसी से कोई चंद महीने, 3 महीने पहले तक अगर ये होता है तो ये इवन सीरियस कॉम्प्लिकेशन, आईसीयू और डेथ भी कॉज कर सकता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, साफ पानी का इस्तेमाल, उबले हुए पानी का इस्तेमाल, बाहर से जो चीज़ें हिफ्ज़ान सेहत के बरक्स हैं, जिनके अंदर इन्फेक्शन की मुज़मरात हैं, उनको अवॉइड किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं कहूँगा कि खुसूसन प्रेगनेंसी के अंदर मैंने सच्ची बात है चंद एक ऐसे दिलखराश किस्म के वाकयात देखे हैं हेपेटाइटिस ई के साथ, आई एम श्योर हम सब ने देखे होंगे, कि बस यही दिल चाहता है कि कहा जाए कि प्रेगनेंसी में खुसूसन पानी की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। मेरी अपनी फैमिली की मिसाल है, किसी ने एक ये बाहर से जिस तरह खा लेते हैं खाना वगैरह, और बहुत शदीद हेपेटाइटिस ई का अटैक हुआ, अल्लाह ने उनको सेहत दी, लेकिन फिर आप और भी ज़्यादा एहतियात से इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो बस ये चंद एक गुजारिशात थी। डॉक्टर अमान, over to थैंक यू you. सो वेरी मच प्रोफेसर मुस्लिम अतीक साहब और प्रोफेसर मोहम्मद सादिक साहब। आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल फॉर योर प्रीशियस टाइम। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमें हमारे साथ इस वक्त शरीक हैं और हमें सुन रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। और जैसे कि आप दोनों ने इस पे बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है और बताया है कि भाई सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि हम पहले अपने आपके साथ फैसला करें कि भाई ये जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये हमारा कौमी अलमिया है और इसे जान छुड़ाना है। और जान छुड़ाने के लिए जाहिर है कि अगर हम अपने आप को कमिट नहीं करेंगे और अपने अपने साथ ये वादा नहीं करेंगे कि भाई ये हमारा कौमी फरीजा है, हम इसे जान नहीं छुड़ा सकते, तो इसके लिए सिर्फ हुकूमत के लिए इंतज़ार करना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुद से जो है ना तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जितने भी लोग हैं वो खुद आएँ, स्क्रीनिंग करें और हेल्थ फैसिलिटी में जाएं। हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग का टेस्ट बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, मतलब सस्ता भी है। और जैसे ही आपको पता चले कि आपको हेपेटाइटिस बी नहीं है, वैक्सीनेशन करें। अगर आपको पता चलता है कि आपको बी या सी में कोई है तो पीसीआर करें और किसी अच्छे जो है ना एक्सपर्ट के पास जाएं जो इन चीज़ों को समझता हो, ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो। और जहाँ तक बात है उसकी अपने हेपेटाइटिस ए और ई की, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड है, तो उसके लिए जैसे कि मुस्लिम अतीक साहब ने बताया, सादिक साहब ने बताया कि भाई आप अपने हिफ्ज़ान सेहत के जो बुनियादी उसूल हैं यानी उनका ख्याल रखें। यानी अतहुर शत्रुल मिनल ईमान, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो सफाई जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी उसूल ही इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम से लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। और वैक्सीनेशन के हवाले से मैं बताऊं कि हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन के हवाले से कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं या जो भी हैं जो इन इन अस्पतालों में काम करते हैं, या दूसरे जो नर्सिंग कोलीग्स हैं या टेक्नीशियंस हैं या अर्दलीज हैं, उन सबको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन यूनिवर्सल होनी चाहिए। इसके अलावा जो है तो पूरे कौम को, सादिक साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो आपको 60% चांस है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो जाए। तो क्यों ना कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करें। वैक्सीन के बारे में गलतफहमियां लोग फैलाते हैं कि इससे ये हो जाता है वो हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, हमने खुद लगाई हुई है। सादिक साहब वैक्सीनेटेड हैं, मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मुस्लिम साहब वैक्सीनेटेड हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स जितने भी हैं हमने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया हुआ है, अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को, सबको लगाया हुआ है। तो ये वैक्सीनेशन करवाएं और खुद जाएं, इनिशिएटिव लें। अगर आपके दोस्त भाई बंद हैं जो भी हैं फैमिली में, उन सबको लेके जाएं, उनकी स्क्रीनिंग करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, जो जो भी पॉजिटिव आते हैं उनको ट्रीट करवाएं। तो आई एम वंस अगेन रियली वेरी थैंकफुल। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि हमारे इस प्रोग्राम से लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। और आइंदा भी पीमा के तवसुत से, हम पीमा के भी बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ अरेंज करवाया हमें, और हम आइंदा भी ऐसे प्रोग्रामात करते रहेंगे। और मैं अपने पैनलिस्ट का, प्रोफेसर सादिक साहब का और प्रोफेसर मुस्लिम अतीक साहब का एक दफ़ा फिर जो है तो तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यहाँ पर हमारे साथ शरीक हुए। अल्लाह ताला आपसे राजी हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है किसी साथी का या कोई कमेंट्स हैं सादिक मेमन साहब की तरफ से, तो वो भी जरूर कर दीजिएगा प्लीज। सादिक मेमन साहब, आपके आखिरी कमेंट्स। मेरे कमेंट्स यही हैं कि
हम सबको चाहिए कि अपना हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट खुद ही कराएं। जिस तरह हम शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं या पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो उससे पहले अगर ये शर्त रख दी जाए कि बी और सी का जिसका टेस्ट हुआ हुआ होगा वो ही जो है वो आगे पासपोर्ट बनवा पाएगा। जो इजिप्ट था उसमें उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि जॉब उसी को दी जाएगी जो बी और सी से नेगेटिविटी का सर्टिफिकेट देगा। तो जितनी भी जॉब्स थी उन सबको उसने कहा कि आप उसी वक्त दीजिएगा जब वो आपको सर्टिफिकेट दिखाएं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें ये थे, इस वजह से सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में दाखिला भी उसी शर्त पे था कि वो बी और सी का निगेटिविटी का टेस्ट दिखाएं। तो हमारे यहाँ भी अगर इस तरह की कोई चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो लोग कराएंगे, वरना अगर वॉलंटियर कराएं तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। दूसरा ये है कि पानी के हवाले से अगर पानी को उबाल के पिया जाए तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो पानी के उबालने से खत्म हो जाता है। और बच्चों में ये आदत दिलवाई जाए कि वॉशरूम से आने के बाद साबुन जो है वो हाथ से जरूर धोएं। बहुत सारे इलाकों में तो ये है, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स कराते हैं, लेकिन क्योंकि कभी कभी कहीं पे सुस्ती हो जाती है तो बच्चों में ये बात जरूर बावर कराएं कि वॉशरूम में आने के बाद तो अपने हाथ साबुन से धोएं और खाने से पहले जो है वो अपने हाथ साबुन से जरूर धोएं। तो इससे भी जो है हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये दो तीन चीजें हैं। और वैक्सीन बी की जो है वो ऐसी है जो कैंसर से बचाती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी वैक्सीन है जो कैंसर से बचाती है, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ऐसी है जो जिगर के कैंसर से बचाती है। पूरी दुनिया में 8 लाख अफराद जो है ना हर साल हेपेटाइटिस लिवर कैंसर से मर जाते हैं। तो अगर आपके पास एक वैक्सीन भी है, और 80% कैंसर जो होता है वो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है। तो अगर आप बी और सी के ऊपर काम कर लें तो आप दुनिया से जो है वो 80% लिवर कैंसर जो है ना वो भी खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी वजह जो हेपेटाइटिस सी है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी है। तो हम उससे भी हम जान छुड़वा सकते हैं। हमारे पास सेंटर तो हैं, लेकिन मरीज इतने हैं और इतने नॉन अफोर्डिंग है कि बेचारे सेंटर होने के बावजूद भी लोगों के पास पैसे नहीं है, किसी के पास डोनर नहीं है। तो बहुत हालात ऐसे हैं कि अगर हम अभी से ही सारे लोग जो अभी सेहतमंद हैं अभी अपनी जो है वो बी और सी की स्क्रीनिंग कराए ना, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। और उससे जो है वो सारी नेशन को फायदा होगा। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, जो जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं आइंदा, तो वहां जाके अपना और अपने साथ जिन लोगों को लेके जाते हैं उनका बी और सी का स्टेटस जरूर चेक कराएं। बी नेगेटिव होने की सूरत में अगर बी की वैक्सीन नहीं लगी तो जरूर लगाएं। अल्लाह ना करे सी आ गया तो उसकी 3 महीने के इलाज है, एक टेबलेट है रोजाना खानी है, और इंशाल्लाह 95% सक्सेस रेट है। शुक्रिया। बहुत बहुत मेरा शुक्रिया सर, आपने बड़ा अच्छा माशाल्लाह कंपाइल किया सारी चीज़ों को। तो इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे आप सबको जहमत देंगे। मैं एक दफ़ा फिर पीमा की तरफ से तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।